आज आज हमने लेक्चर नंबर 11 का पार्ट 2 करना है। तो लास्ट लेक्चर में आपका कोई क्वेश्चन आ तो वो आप पूछ लें। नहीं सर, सब क्लियर है। तो यहाँ पर हम लास्ट लेक्चर में हम ये पढ़ रहे थे कि केपलर्स फर्स्ट लॉ, और मैंने आपसे कुछ आई थिंक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। अब देखें ये जो पॉइंट है ना, ऑल द सैटेलाइट्स इन जियो मस्ट रिमेन एट सम डिस्टेंस है। ये मैंने बोला था कि कल मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। आपने कभी हाँ जी टीवी की बिल्कुल। ट्यूनिंग की है? फ्रीक्वेंसी की टीवी की ट्यूनिंग। लाइक यही ना, उसकी रेंज के मुताबिक जो चैलेंज चलते हैं फ्रीक्वेंसी मैच करना। हाँ जी, जब आप टीवी की ट्यूनिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर एक चैनल फॉर एग्जांपल 2 पे है ना, ये वो मतलब जी केबल नंबर की बात नहीं कर रहा, टीवी के अंदर जो नंबर्स होते हैं, फिर या इस तरह कर लें 208। अगर एक चैनल यहाँ पर आ रहा है तो दूसरा चैनल 209 पे नहीं होता, बल्कि थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। वो अगर आपका एक जी चैनल बिल्कुल। इस फ्रिक्वेंसी पे आ रहा है ना, तो दूसरा चैनल में भी आपका 230 पे हो। ये ऑब्जर्व किया कभी? हाँ जी देखें। तो इसकी रीजन ये होती है कि यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ना, कि जो सैटेलाइट्स होते हैं उनके दरमियान सामने थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए। वो इस वजह से है कि अब देखिए लेट्स सपोज अगर एक हमारा सैटेलाइट यहाँ पर और दूसरा सैटेलाइट यहाँ पर हो, जिनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाए, ये सैटेलाइट जो जियो स्टेशन ऑर्बिट में भेजे जाते हैं, ये हमारा जो है वो क्या कहते हैं, टेली कम्युनिकेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, लाइव कवरेज के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर ये दो सैटेलाइट्स बहुत ज़्यादा आपस में पास पास हों, तो फिर क्या करेंगे कि अगर ये जियो है और ये एक्सप्रेस है, तो दोनों की जो फ्रिक्वेंसी वो क्या हो जाएंगी, आपस में मैच कर जाएंगी। और मे भी अगर आप ना अपने पेरेंट्स वगैरह से अगर आपकी बात हो, तो वो पहले ये होता था कि ये ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था। तो ब्लैक एंड वाइट टीवी पे आप ड्रामा वगैरह देख रहे हैं, तो तब क्योंकि इतना ये मॉडर्न सिस्टम नहीं होता था, तो तब जब टेलीफोन तब यूज होते थे, तो एक अगर दो जी, बंदे कॉल आपस में कर रहे होती है ना, तो वो उनकी जो सिग्नल के जो फ्रिक्वेंसी वो रेंज मैच जो है कर वो टीवी जाती पर थी। आती है। सुन देखा हुआ है? हाँ जी बिल्कुल। तो वो उन दो बंदों की जो गुफ्तगू है ना, वो टीवी पे सुनाई देनी शुरू हो जाती थी, और पूरा पाकिस्तान उनकी गुफ्तगू को वो सुन सकता था, क्योंकि वो आपस में फ्रिक्वेंसी मैच कर जाती थी। तो यहाँ पे हमने लास्ट तक ये पढ़ा था कि जो जियो स्टेशन ऑर्बिट है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, क्योंकि हर कंट्री क्या करती है अपनी वेदर फोरकास्टिंग के लिए, लाइव टेलीकास्ट के लिए, या वो अपने यहाँ पर सेटेलाइट्स भेजती हैं। तो जो भी आपके न्यूज़ हाँ जी चैनल बिल्कुल। है, वो सारी आपने देखा होगा कि एक डिश टाइप उनके पास है, वो होता है, जैसे धरने में आपने देखा होगा। तो वो जो डिश आपको नजर आती है, वो आपको बेसिकली वो उसका जो कनेक्शन है वो सैटेलाइट के साथ होता है, तो इसलिए वो फिर आपको जी वो बिल्कुल। सारा नजर आता है। तो इनके दरम्यान जो डिस्टेंस है वो होना चाहिए ताकि दोनों के जो सिग्नल है वो मैच ना कर सके। फिर मैंने कल आपको बोला था कि मैं आपको प्रूफ करूंगा कि जो जमीन है वो हमारी रिवॉल्व करती है, जमीन हमारी रेस्ट पे नहीं है। उसका एक एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल ये आपने एंटीना लगाया है, ठीक है, और ये आपका सैटेलाइट है। तो इस सैटेलाइट ने क्या करना है, जब ये सिग्नल भेजेगा तब इस एंटीना ने क्या करना है, रिसीव करने हैं। अब देखिए ये सैटेलाइट क्या कर रहा है, ये तो रिवॉल्व कर रहा है ना, ये तो रेस्ट पे नहीं है, ये तो हमें कंफर्म है। लेकिन जो अगर हमने सपोज करें कि जो हमारी अर्थ है वो रेस्ट पे है, वो रिवॉल्व नहीं कर रही, तो फिर क्या होगा, ये सैटेलाइट अगर 10 बजे यहाँ पर है, तो क्योंकि जिसने रिवॉल्व कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है, यहाँ पर पहुंच गया, तो यहाँ पर तकरीबन ना 12 बजे का टाइम हो गया, 12 बजे यहाँ पे पहुंच गया। अब यहाँ पर जो सैटेलाइट जब यहाँ पर पहुंचा है, तो जरा ये जो एंटीना को सिग्नल जो दे रहा था, वो सिग्नल अब वो नहीं दे पाएगा, ऐसा ही है ना। तो ये जो जी एंटीना बिल्कुल। फिर वो जो भी चैनल दिखा रहा है वो सही तरह उसको नहीं दिखा पाता। और फिर देखें, अब यहाँ पर इसके सामने है, तो फिर आगे ये मूव करता हुआ यहाँ पर आ गया। अब देखिए ये सैटेलाइट इसकी बिल्कुल बैक पे आ गया है। अब तो ये कोई भी सिग्नल उसको कन्वे नहीं कर पाएगा, ऐसे ही है ना। जी तो इसका मतलब हमारा जो भी हमने वो सारा कुछ वो बंदोबस्त किया वो हमारा सारा खराब हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम टीना लगाते हैं, उसकी हम पोजीशन को चेंज नहीं करते रहते। ये नहीं होता कि आपकी ड्यूटी लगी हुई है कि सुबह जी सैटेलाइट यहाँ पर होना है, तो आपने टीने का रुख इस तरफ करना है,
फिर आपको बोला जाएगा चैनल की तरफ से कि जी 12 बजे बस सेटेलाइट ने जी नॉर्थ की तरफ हो जाना है, तो एंटीने का मुंह आपने नॉर्थ की तरफ कर लेना है। फिर 4 बजे हमारा वो ईस्ट की तरफ हो जाए तो आपने एंटीने का मुंह इस तरफ कर लेना है। ऐसा चैनल की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन जारी नहीं होती। वो इस वजह से नहीं होती क्योंकि अगर ये सेटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है ना, तो हमारी अर्थ भी साथ साथ रिवॉल्व कर रही है। तो अगर सेटेलाइट यहाँ पर पहुंचता है ना, तो ये जो एंटीना है, ये इसका मुंह बिल्कुल इस तरफ हो जाता है। और जब यहाँ पर पहुंचता है तो क्योंकि अर्थ भी रिवॉल्व कर रही है, अर्थ के साथ एंटीना भी रिवॉल्व कर रहा है, तो इस एंटीने का मुंह क्या हो जाएगा, बिल्कुल इस तरफ हो जाएगा। तो यही वजह है कि जब आप एंटीना या जो भी आप चीज लगाती हैं, उसकी डायरेक्शन को आप चेंज नहीं करते। जहां पर आप एक उसको फिर सेट करती हैं, वो अब यहीं पर आता है। ये नहीं होता कि 2-3 घंटों बाद आप उसका जाके वो रुख चेंज करें। तो ये एक प्रूफ है कि जो हमारी अर्थ है वो रेस्ट पे नहीं है, बल्कि वो रिवॉल्व कर रही है। तो ये पॉइंट क्लियर है। जी सर। पर नेक्स्ट है कैपलर्स लॉ। तो आपने ना ग्रेविटेशन लॉ में भी पढ़ा होगा और कूलम्स लॉ में पढ़ा होगा, 1/r²। इसको हम क्या बोलते हैं, 1/r² को? सर जी, सर ये ग्रेविटी का सोर्स क्या है? ग्रेविटी का सोर्स अभी तक ना हम ये कहते हैं कि जैसे ना आपने वो पढ़ा होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, इनके हम चार हम कैरियर्स हम होते हैं। आई थिंक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का W and Z बोसॉन्स है, और वीक न्यूक्लियर फोर्स का ये इस तरह के कैरियर है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इसका कैरियर हम के ये कह रहे हैं कि ग्रेविटॉन्स हैं। लेकिन जो ग्रेविटॉन्स है वो ये अभी डिस्कवर नहीं हो सके। बाकी जो W and Z बोसॉन्स वगैरह ये डिस्कवर हो चुकी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या वीक न्यूक्लियर फोर्स ये क्यों होती है, क्योंकि इनके कैरियर्स मौजूद है जो एक जगह से दूसरी जगह फोर्स को पहुंचाते हैं। लेकिन जो ग्रेविटेशनल के केस में अभी तक हमने जस्ट ये ना थोरेटिकल हम बताते हैं कि जी ग्रेविटॉन्स के ये इनके कैरियर्स होते हैं, लेकिन ग्रेविटॉन्स अभी डिस्कवर नहीं हो सके। तो ये अभी तक ये हाइपोथेटिकल पार्टिकल जो हम कहते हैं कि ये ग्रेविटी का मतलब ये कैरियर्स हैं। तो मे बी इन फ्यूचर ये भी डिस्कवर हो जाए। तो आप अभी तक आप ये नहीं कह सकते कि जी इसका सोर्स एग्जैक्ट ग्रेविटॉन्स ही है। क्लियर है? यस सर। और ना आइंस्टाइन की जो न्यूटन की जो थ्योरी है ना, वो न्यूटन की थ्योरी ये कहता है कि एक जो मैस है वो दूसरे मैस को अट्रैक्ट करता है यूनिवर्स के में। तो मैस वो दे न्यूट्रल पार्टिकल होता है, क्योंकि हम हमारे जो हम पे वो कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन जो आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो डिफरेंट है। वो ये कहता है कि जो मैस है ये जो स्पेस एंड टाइम होता है ना, उसमें कर्वेचर होता है। अगर ये हमारे पास ना एक हमारे पास स्पेस एंड टाइम, अब इसमें ना अगर एक जैसे सन है, तो जहां पर सन होगा ना, क्योंकि ये मैसिव पार्टिकल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खड्डा पड़ जाएगा। तो यहाँ पर जब खड्डा पड़ गया तो जितने भी ये अर्थ ये हैं, तो ये क्या करेंगे, इसके अंदर ये फॉल करेंगे। तो आइंस्टाइन की जो थ्योरी है ग्रेविटेशन के हिसाब से, और जो न्यूटन की थ्योरी, उसमें डिफरेंस है। न्यूटन कहता है ये मैथ की प्रॉपर्टी है, और आइंस्टाइन कहता है कि ये मैथ और स्पेस टाइम में कर्वेचर होता है, और जितना ज्यादा मैथ होगा उतना ज्यादा कर्वेचर पड़ेगा। उस कर्वेचर की वजह से उतना ज्यादा वो दूसरे जो मैसेज है वो उसमें फॉल करेंगे, जिनको हम बोलेंगे कि ये जी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये भी आपने देखना है कि दोनों की जो थ्योरीज है वो डिफरेंट है। और ज़ाहिर है जो आइंस्टाइन है वो ज़्यादा मतलब उसके पास वो डेवलपमेंट उसका दौर था, तो हम ये एक्सेप्ट करेंगे कि आइंस्टाइन की थ्योरी वो ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू न्यूटन। ठीक है, ओके। क्लियर है? जी सर। फिर नेक्स्ट हम ये आपसे पूछ रहा था कि 1/r² हम क्या कहते हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ कहाँ से आया है, ये हमारा आया कैपलर्स लॉ से। अगर आपसे कोई पूछे कि इनवर्स स्क्वायर लॉ ही क्यों होता है, यहाँ पर हम 1/r³ 1/r क्यों नहीं लिख सकते, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ ही क्यों होता है, तो ये इसका आंसर है ये बाय नेचर है। ये नेचुरल लॉ है कि नेचर ने ये डिसाइड कर दिया है कि जो हमारी फोर्स है वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होगी। तो जो कैपलर था ना, यस सर। इसने न्यूटन के जो लॉज के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो इसने जो जब ग्रेविटेशन को ये स्टडी कर रहा था ना, तो उसने अपने 3 लॉज दिए थे। तो जब उसने ये डेरिवेशंस की ना,
और इसने ये हमें बताया था कि जो ऑर्बिट्स होते हैं वो सर्कुलर नहीं होते बल्कि एलिप्टिकल होते हैं। तो ये जो भी हमारे सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं ना, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, और जो हमारी अर्थ है ये सन के गिर्द एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है। लेकिन देखिए जो एलिप्स होता है यहाँ पर उसकी शक्ल चपटी सी होती है, अंडे को अगर आपने देखा होगा इस तरह की हाँ जी होती बिल्कुल। है। तो इसके दो सेंटर होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। एक ये सेंटर होता है और एक ये होता है। तो यहाँ पर जो रेडियस होता है वो सेम नहीं होता, इसके दो रेडियस होते हैं, एक इक्वेटोरियल होता है और एक पोलर होता है। तो यहाँ पर जो हमारा होता है, जो अगर हम एलिप्स को ये लेके कैलकुलेशंस करें ना, जैसे यहाँ पर मैंने ड्रॉ भी किया हुआ है, मैं ये हमारा जो फोकस होता है, ये हमारा फोकस होता है, ये इसका सेंटर होता है। तो ये एक हमारे पास दो डिस्टेंस होते हैं, सेमी माइनर एक्सेस और सेमी मेजर एक्सेस। अब देखिए जो मेजर एक्सेस है वो बिल्कुल। एक फोकस और दूसरे फोकस के में जो डिस्टेंस है वो हमारा सेमी मेजर एक्सेस है। और यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर जो की तरफ जो वो डिस्टेंस है कि वो अ, उसको हम डिस्टेंस हमने बी का नाम दिया कि यानी यहाँ से और यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसको हमने नाम दिया माइनर एक्सेस। तो चूंकि यहाँ पर रेडियस सेम नहीं है, यहाँ पर डिस्टेंस कुछ और है, यहाँ पर डिस्टेंस कुछ और है, तो अगर हम एलिप्स को यूज करके हम कहें डेरिवेशंस करें तो हमारी डेरिवेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती हैं। तो फिर कैप्लर ने क्या किया, तो उसने अप्रोक्सीमेट यूज की थी, अप्रोक्सीमेशन यूज की। तो उसने कहा कि हमारे जो ऑर्बिट्स हैं वो सर्कुलर हैं। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि जब भी फिजिक्स में हम अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, हम तब यूज करते हैं कि जब उस वो हमारी जो क्वांटिटी है बहुत लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हो, बहुत कम क्वांटिटी में अमाउंट में प्रेजेंट हो, उस चीज को हम इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि ये जो एलिप्स है हमारे, ये तो मानते हैं, लेकिन ये इतना बहुत ज्यादा एलिप्टिकल नहीं होता। ये इसकी अगर आपने देखना है कि कोई चीज कितनी एलिप्स है तो आपने ई की वैल्यू से मालूम करते हैं। इसको हम कहते हैं एक्सेंट्रिसिटी। इसकी वैल्यू होती है 1 फॉर एलिप्स। तो जितनी वैल्यू 1 के करीब होगी वो चीज उतना ज्यादा एलिप्स होगी, और जितनी वैल्यू ई से दूर होगी वो हमारी क्या होगी, सर्कुलर होगी। सर्कुलर होगी। सर्कुलर के लिए ई की वैल्यू 0 होती है। और वन के और लिए जी, इलेप्टिकल। वन होगा तो एलिप्स या इलेप्टिकल होगी। हाँ जी, और 0 होगा तो हमारा सर्कुलर होगा। तो इसकी जो हमारा हाँ। सर्कुलर जो अर्थ के ऑर्बिट्स है ना, उसकी वैल्यू 0.0 के करीब है। आई थिंक 0 पॉइंट समथिंग होती है। तो वो 0 के ज्यादा पास होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर हम उसके जो एलिप्टिकल फॉर्म उसको हम इग्नोर कर दे तो हमारी फिजिक्स पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट पे कोई मेजर फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको इग्नोर करके हम कह लेते हैं कि ये जी सर्कुलर है। लेकिन इन रियलिटी आपको पता होना चाहिए कि सर्कुलर ऑर्बिट्स नहीं है। जितने भी सैटेलाइट भेजते हैं या अर्थ जो खुद है, ये सारे एलिप्टिकल पाथ में ही रिवॉल्व करते हैं। लेकिन जब हम डेरिवेशंस करते हैं तब हम इनको कहते हैं कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं। तो जब केपलर ये सारी डेरिवेशंस कर रहा था तो उसके एक्सप्रेशन में ये ऑटोमेटिकली आ रहा था, बाय नेचर आ रहा था। तो ये नहीं हुआ कि जी उसने खुद ही सही है इसको नाम दे दिया, नहीं, बल्कि डेरिवेशन में ये लाजमी आ रहा था। तो इसको फिर उसने नाम दे दिया इनवर्स स्क्वायर लॉ का। को फर्स्ट कैपलर के लिए आपको जुबानी याद होने चाहिए। आप सेंटर में पूछ सकते हैं कि कैपलर का फर्स्ट लॉ में क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ क्या कहता है। तो इनके डेफिनेशन भी आपको जुबानी आनी चाहिए। तो जो पहला लाइया में क्या बताते हैं, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन क्लोज एलिप्टिकल ऑर्बिट। सिंपल अगर आप वन लाइनर बताएं तो फर्स्ट लॉ में क्या बताता है कि जो हमारे प्लैनेट्स है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करते बल्कि एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। और आपको एलिप्स का भी पता होना चाहिए, जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है ये भी आपको पता होनी चाहिए, जुबानी याद होनी चाहिए कि एलिप्स के लिए ई की वैल्यू 1 होती है और सर्कल के लिए ई की वैल्यू 0 होती है। तो जीरो। जितनी वैल्यू ई 0 के पास होगी वो शेप सर्कुलर होगी, और जितनी उसका होगा 1 के पास होगी वैल्यू, वन। उतना वो उसकी शेप एलिप्टिकल होगी। और एलिप्टिकल में मेजर एक्सेस होते हैं, माइनर एक्सेस होते हैं, और इसके दो फोकस होते हैं, और इसके दरमियान में एक सेंटर होता है। तो जब ये वो ये आगे हम चलो डिस्कस कर लेते हैं। सूरज सेंटर में नहीं होता बल्कि फोकस पर होता है, बड़ा फोकस इंपॉर्टेंट पर। पॉइंट है जी। नहीं सही है। सूरज हमारा सेंटर में होता बल्कि फोकस पर होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारा सन है, तो यहाँ पर देखिए हमारी अर्थ है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर सूरज और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस कम है, तो जब डिस्टेंस कम होगा तो यहाँ पर स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो स्पीड तेज जाएगी। होगी। और जब यहाँ पर अर्थ पहुंचती है तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे इसकी स्पीड स्पीड क्या हो कम हो गई है, जाएगी। कम हो गई है। कम। हाँ जी, तो यानी कि सेम स्पीड के साथ ये रिवॉल्व नहीं करते। कभी नहीं इसकी करता। सूरज के पास इसकी स्पीड ज्यादा होगी, जैसे जैसे दूर जाती जाएगी तो इसकी जो स्पीड कम हो कम जाएगी। हो जाएगी। और ये फार्मूला है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर। ई का मतलब होता है एक्सेंट्रिसिटी, ये हमें बताती है कि कोई पाथ कितना एलिप्स होगा। तो अगर किसी की वैल्यू इनके दरमियान में आती है तो वो फिर ना टोटल सर्कुलर होता है ना ही टोटल एलिप्टिकल होता है। इलेक्ट्रिकल। सर्कल के लिए ई की वैल्यू 0 होती है और एलिप्टिकल के लिए ई की वैल्यू 1 होती है। ये इक्वेशन आपको जुबानी याद होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये आपको इक्वेशन जुबानी याद होनी चाहिए। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ एलिप्स होती है और ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। सर्कल। फॉर प्लैनेट क्लोज टू द सन, उसको ये आपको एमसीक्यू आया था अभी 2022 का जो टेस्ट हुआ था 30 अक्टूबर वाला, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि प्लैनेट से अगर डिस्टेंस जब हमारी जो अर्थ है सन के करीब होती है उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, पेरिजिया, या आई थिंक पेरिजिलीन कहते हैं इस तरह करके, जो टेस्ट को। पेरिहीलियन था और एपिहीलियन था। हाँ जी, तो ये भी कह सकती हैं और वो भी आप कह सकती हैं, एपिहेलियन और पेरिहेलियन। और जब हमारा प्लेनेट सन से दूर होगा उसको क्या बोलेंगे, एफिलियन, या एपिहेलियन या एफिलियन के बोलेंगे। तो जब पेरिहेलियन होगा तब हमारा जो प्लेनेट होगा वो क्या होगा, क्लोज होगा। और इसको याद क्लोज रखने का होगा। तरीका क्या है, ए पहले आ रहा है, उल्ट काम करना है, तो जो ए है इसका मतलब दूर है और पी बाद में आता है इसका मतलब नजदीक है। तो यहाँ पर आपने उल्ट काम करना है। उल्ट काम क्यों करना है, आपने ये कहना है कि सारे साइंटिस्ट हमें कहते हैं कि जी प्लैनेट्स हमारे सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन वो तो एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है। तो यहाँ से आपने याद रखना है कि जो साइंटिस्ट हमें पुट्ठी बात बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो पी दूर बाद में आता है वो नजदीक है, और जो ए हमारा पहले आता है वो दूर है। मैंने इस तरह इसको याद रखा हुआ है, तो इस तरह आप भी याद रख सकते हैं। तो जब पेरिहीलियन के लिए यह फार्मूला आप यूज करेंगे आर की वैल्यू मालूम करने के लिए, यानी डिस्टेंस मालूम करने के लिए, और एफिलियन के लिए आप ये फार्मूला यूज करेंगे, तो ये आपको वैल्यूज भी याद होनी चाहिए। यहाँ पर 1 प्लस ई आता है और यहाँ पर 1 माइनस ई आता है। पहले ला तो हमें ये बताता है कि जो हमारे ऑर्बिट्स होते हैं वो सर्कुलर और सर्कुलर नहीं होते बल्कि एलिप्टिकल होते हैं। अब कल सेकंड लॉस्ट लेक्चर में किसी ने क्वेश्चन किया था एरियल वेलोसिटी का, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जो केपलर का सेकंड लॉ है हमें क्या बताता है कि प्लैनेट्स डू नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन विद कांस्टेंट स्पीड, उनकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि ज़ाहिर है जब वो एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं तो फिर उनकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं हो सकती। लेकिन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करें फिर उनकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि सेंटर से उनका डिस्टेंस क्या होता है, सेम रहता है, तो तब स्पीड कांस्टेंट होती है। लेकिन चूंकि वो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में लिहाजा उनकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। Planets move faster when it is near to the sun and slower when it is the farther from the sun. The aerial velocity उसका फार्मूला ये होता है d8/dt ऑफ अ प्लैनेट इज कांस्टेंट। तो ये हमेशा ये एरियल वेलोसिटी उसकी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब ये एरिया वेलोसिटी क्या होती है कि एरिया को डिवाइड कर दे टाइम पर, चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, वो हमें क्या आ जाती है, एरियल वेलोसिटी आ जाती है। अब देखें जब बॉडी यहाँ पर है ना तो वो ज्यादा एरिया स्वेप्ट करेगी, मतलब ज्यादा तेजी से रिवॉल्व मूव करेगी, रिवॉल्व करेगी, ऐसे ही है ना। तो वो ज्यादा है यहाँ के, मतलब यहाँ पर वो ज्यादा एरिया स्वेप्ट कर गई है। तो जितना से यहाँ पर आएगा ना एरियल वेलोसिटी का, यहाँ पर वो क्या होता है कि चूंकि उसकी स्पीड क्या हो गई है, कम हो गई है, तो उसको हर पॉइंट पे उसने सेम एरिया ही स्वेप्ट करना है। तो इसलिए यहाँ पर उसकी चूंकि स्पीड क्या हो गई है, वो कम हो गई, तो लिहाजा वो क्या करेगी, स्लो मूव करेगी। तो यहाँ पर जो टी की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो जहां पर भी आप पॉइंट पे निकाल के देखोगे इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा।
क्योंकि यहाँ पर हमने स्पीड को नहीं देखना, हमने एरिया को देखना है कि वो कितना एरिया स्वीप करता है। अ प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि अगर आपने यहाँ अराउंड। से यहाँ तक के 1 सेकंड में वो देखना है, तो यहाँ से यहाँ तक जितना वो एरिया स्वीप करेगा, तो दूसरी जगह पर भी वो उतना ही एरिया वो स्वीप करेगा। अब देखिए जब दूसरी एरिया में जाएगा, एरिया उसका कम हो जाएगा ना, ऐसे ही है ना। मैं यहाँ पर ना एलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए जो एरिया वेलोसिटी हम यूज करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट के लिए तो स्पीड वैसे कांस्टेंट होती है, वहां पर हम एरिया वेलोसिटी यूज नहीं करते। एरिया वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन एरिया पर यूनिट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, उसको हम एरिया वेलोसिटी कहते हैं। तो अगर हमारा पाथ सर्कुलर हो ना, तो सर्कुलर ऑर्बिट में स्पीड वैसी कांस्टेंट होती है। तो जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो फिर हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी एरिया वेलोसिटी की। एरिया वेलोसिटी की सिर्फ और सिर्फ हम एलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए ही लेते हैं। अब देखिए हमारा जो सर्कुलर ऑर्बिट है ना, वो इस तरह होता है, और यहाँ पर उसका सेंटर होता है। तो हर पॉइंट क्या होता है, या डेफिनेशन भी आपने सर्कल की पढ़ी हुई है, इक्वी डिस्टेंस होता है हर पॉइंट, जिसको हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। चाहे आप इसको रेडियस ले लें, इसको रेडियस ले लें, जिस पॉइंट मर्जी को रेडियस ले लेना, सबका डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा। इसको हम बोलते हैं सर्कल। इसी वजह से हम एलिप्स को इग्नोर करके हम सर्कल को हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हर जगह स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि उसका डिस्टेंस वो क्या होता है? अगर यहाँ पर हमारा सन है ना, तो यहाँ पर हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो हर जगह क्योंकि सन और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो लिहाजा उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो एलिप्स होता है, यहाँ पर ये सही बन नहीं रही यहाँ पर। अब देखिए हमारा सन है यहाँ पर, और हमारी अर्थ फोकस है पर। यहाँ पर। यहाँ पर हमारी अर्थ है। फॉर्मूला हमारा क्या है? DA, चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। टाइम। अब यहाँ पर हम लेते हैं 1 सेकंड। 1 सेकंड में वो क्या करेगा? यहाँ पर एरिया ज्यादा स्वीप कर लेगा, ऐसे। 1 सेकंड बाद पहले वो यहाँ पर था, तो 1 सेकंड बाद वो यहाँ पर आ गया, तो उसका एरिया ज्यादा है ना, क्योंकि उसने तेजी से मूव किया। तो चेंज इन एरिया तो काफी हो गया ज्यादा, लेकिन जो टाइम है वो कम है। तो नीचे जब फ्रैक्शन कम होती है, तो ऊपर चीज बड़ी होती है, तो उसका आंसर क्या आता है? अगर ऊपर 8 है, नीचे 2 है, 4। यानी कि आंसर बड़ा आएगा। जब नीचे डिनोमिनेटर हमारा छोटा हो और न्यूमिनेटर बड़ा, तो आंसर हमारा क्या आता है? बड़ा आता है। जब वो सन से दूर होता है, तब क्या कहते हैं? वो जो चेंज इन एरिया का आंसर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ऊपर के उसकी जो वैल्यू क्या आ जाएगी? वो ऊपर वैल्यू छोटी आ जाएगी, और नीचे वैसे ही छोटा है, तो तब भी उसका आंसर इतना ही आएगा जितना वो यहाँ पर जिस पॉइंट पर आप मालूम करेंगे, उसका आंसर हमेशा सेम आएगा। हाउ वेदर वेरीज, कैपलर्स ने ही हमें जो बताया था कि जो हमारे जो ऑर्बिट्स हैं वो किस फॉर्म में रिवॉल्व करते हैं। कि उसने बताया था कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती हैं, फिर उसने बताया कि हमारी जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं रहती, फिर उसने ये बताया था कि जो टाइम पीरियड है उसके स्क्वायर लेंथ वो रेडियस का जो क्यूब होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसी वजह से जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, वो हम उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, स्पेस में हम भेजते हैं। अगर हमें ये ना पता होता कि हमारे जो हैं वो ऑर्बिट्स हैं वो सर्कुलर है या वो एलिप्टिकल है, तो फिर हमने क्या करना था? सर्कुलर हिसाब से, उसके हिसाब से हमारे पास वो हमने वो अपने सैटेलाइट्स को भेजना था।
तो वो हमारा सारा जो मिशन वो फेल हो जाने थे। जितनी भी आप लाइव कवरेज देख रहे हैं वो इस वजह से देख रही हैं क्योंकि कैपलेस के लॉस की वजह से हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। हमारे ऑर्बिट्स एलिप्टिकल है और वो एलिप्टिकल किस तरह की शेप होती है, वहां पर स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। तो इस हिसाब से फिर हम क्या करते हैं, अपने सैटेलाइट्स को एडजस्ट करते हैं और उनको बेचते हैं, क्योंकि कुछ जगहों पर उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी और कुछ जगहों पर उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो जिसकी वजह से उस हिसाब से वो अपनी सारी एडजस्टमेंट करती हैं। और आप देख सकते हैं कि सारी जो लाइव कवरेज होती है वहाँ पर, अगर आपको मोबाइल चोरी हो जाता है, जो पुलिस वाले होते हैं सारे ये ट्रेस कर लेती हैं पोजीशन को, कॉल रिकॉर्ड्स को निकालते हैं। तो ये सारा कुछ आजकल पॉसिबल यही सैटेलाइट्स की मदद से हुआ है। और जितने भी हमारे स्पेस के जो मिशन सक्सेसफुल हो रहे हैं वो कैपिटलिस्ट लॉ ही की वो बदौलत हो रही हैं। इन्हीं लॉज को हम इस्तेमाल करके अपने सारे जो मिशन वो हम स्पेस में भेजते हैं। और जब हम स्पेस में जाते हैं तो फिर हमारे पास जो यूनिवर्स के नए नए राज वो हमारे पास खुल खुल के वो सामने आ रहे हैं। क्लियर है सना? सना ये पॉइंट क्लियर है? और फिर ये फिजिस्ट ने पूछा है, उसने पूछा है कि वेदर जो है ना वो वेरिस कैसे करता है। वैसे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, खैर मैं बता देता हूँ। अब आपको दो बातें आपको पता होनी चाहिए कि जो हॉट एयर होती है वो ऊपर गल की होती है। हॉट एयर, हमारी जो हॉट एयर होती है वो हल्की होती है। बात सुने। जी। यहाँ पर जो आपने बताया कि जो अर्थ है वो सन जो है वो एक फोकस में होती है और अर्थ जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही होती है। जी। तो इसमें जब ये पेरिहेलियन इसके जब पास होगा सन के पास और जब ये दूर जाएगा तो इसके लिहाज से वेदर का मैं पूछ रही हूँ। वेदर इस वजह से तो चेंज नहीं ना होता, वेदर तो प्रेशर की वजह से चेंज होता है। वो तो रोटेशन की वजह से होता है ना। जो वेदर ना वो हवा के एटमॉस्फेयर, वो वही आपको बताने लगा था कि वेदर किस तरह चेंज होता है। अभी आप थोड़ा सा ना सैटेलाइट्स या प्लैनेट्स की मदद से तो वेदर का कोई लिंक नहीं है। आपने ये बात रखे कि जो हॉट एयर होती है वो हमारी लाइटर होती है और जो हमारी वो कोल्ड एयर होती है वो हमारी भारी होती है। अब एक और जगह। फ्लो हमेशा, जी। और ये हीट नहीं हमेशा फ्लो करती है हॉट से कोल्ड की तरफ। नहीं वो मैं आपको थोड़ा सा ना, यहाँ पर नेट में मेरी पेंसिल काम नहीं कर रही। ये नेट भी थोड़ा स्लो हो गया, आवाज़ आपको सही आ रही है? जी बिल्कुल। ये पेंसिल वर्क करना छोड़ देती है बीच बीच में। तो कोल्ड हमारी क्या होती है, ये हैवी होती है। दो बातें। तो अब देखिए जब गर्मी होती है ना तो उस जगह की जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है। तो जब वो गर्म हो जाती है वो फिर क्या करती हैं, वो गर्म होके हल्की होती है ना, तो हल्की होके वो फिर ऊपर उठना शुरू हो जाती है ऐसे, हॉट एयर ऊपर जाना शुरू हो गई है। तो कुदरत का असूल है कि जब कोई चीज जब खाली होती है उसकी जगह फिल करने कोई ना कोई आता है। चूंकि हॉट एयर ऊपर चली गई तो जो भारी हवा होती है, ठंडी हवा, तो वो चूंकि भारी होते है तो वो इसकी जगह पर आ जाएगी। अब देखिए अगर शदीद गर्मी पड़ती है तो हॉट एयर हमारी क्या होती है, बहुत तेजी से वो ऊपर चली जाती है। यहाँ पर बहुत सारा जो जो वैकेंसी वो क्रिएट हो जाती है। इस वैकेंसी को जल्दी फिल अप करना होता है क्योंकि खाली नहीं रह सकती। तो जितनी फिर तेजी, फिर जाहिर है इस वैकेंसी को फिल करने के लिए हवाएं क्या करेंगी, तेजी से आएंगी। तो उसको फिर हम क्या बोलेंगे, तूफान आ गया है। ठीक है। और अगर ये स्लोली स्लोली ऊपर जाती हैं और ठंडी हवाएं आहिस्ता आहिस्ता आती हैं जगह फिल करने के लिए, फिर हम बोलेंगे कि वेदर बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे अगर वो दरमियानी लेवल की हवा, अब गर्म हवा ऊपर जाती है और जो ठंडी हवाएं फिर दरमियानी स्पीड से वो ना फिल करते, फिर हम बोलते हैं कि जी मौसम खुशगवार है। तो इस वजह से ये हमारा वो होता है, जिसकी वजह से हमारा जो है ना एटमोसफेयर है, जो प्रेशर वगैरह, वो इससे लिंक होता है। प्लैनेट्स की मूवमेंट की प्रेशर का उसके साथ कोई लिंक नहीं होता। लास्ट बात आपको कहाँ तक मैं कह रहा था, यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया। वेदर के बारे में ही बता रहे थे कि ये इसका वो मोशन वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं है।
हाँ जी, और जो हमारी अर्थ का जो मौसम होता है ना, अर्थ की स्पिन मोशन की वजह से होता है। अर्थ की दो मोशन होती है, एक सर्कुलर। स्पिन और रोटेटरी। हाँ, स्पिन और रोटेटरी मोशन होती है। नहीं, वो तो एक ही बात है, स्पिन और रोटेटरी, सर्कुलर मोशन और स्पिन मोशन या रोटेटरी मोशन। तो जो हमारी अर्थ की स्पिन मोशन होती है, इसके वजह से वेदर क्रिएट होती है। कोई और क्वेश्चन? और जब और जब ये दिन बड़े हो जाते हैं, मतलब सूरज जल्दी ढल जाता है और लेट बाहर आता है, तो इसमें स्पिन और रोटेशन क्या सीन है? दोबारा रिपीट कीजिएगा। जैसे सर्दी और गर्मी में सर्दियों में ज्यादा देर अंधेरा रहता है, जिसको कहते हैं रातें लंबी होती हैं, तो उसमें फिर क्या होता है रोटेशन का और स्पिन का? यही तो बात है ना, अगर देखिए हमारी जो अर्थ होती है ना, अगर हमारी जो अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करती, तो सर्कुलर ऑर्बिट में क्या होना था कि यहाँ पर, अब देखें ये, लेट्स सपोज हमारी जो अर्थ है ना वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है। अब सर्कुलर ऑर्बिट में हमारा जो है ना, वो जो सन है वो बिल्कुल दरमियान में, और ये हमारी अर्थ है। तो चूंकि अर्थ भी रिवॉल्व कर रही है अपनी एक्सिस के गिर्द, तो जो हिस्सा इसके सामने होगा वहां पे दिन होना था, और जो हिस्सा इससे दूर होना था वहां पे रात होनी थी। तो ये अर्थ खुद भी घूम रही है और साथ साथ आगे भी वो घूम रही है। तो अब ये होता है कि जो कुछ जो जो दिन का ड्यूरेशन है या रात का ड्यूरेशन, ये हर जगह सेम नहीं रहता। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर 6-6 महीने बाद जाके सूरज निकलता है। या ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर 24-24 घंटे की रात होती है, जहाँ पर 3-3 महीने दिन रहता है, 3-3 महीने रात रहती है। जहाँ की रात कई इलाके ऐसे जहाँ पर 2 घंटे का दिन होता है, और ये बाकी 22 घंटे की रात होती है, या बाईस रात घंटे होती है, का सेम दिन है। होता है और 2 घंटे की रात होती है। तो यानी कि ये जो ड्यूरेशन है ये चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि अर्थ की जो स्पिन मोशन है, अब मैं यहाँ पर वो ना वैसे बनाना पॉसिबल तो नहीं है। अगर आप देखिए ये खुद इमेजिन करें कि ये अर्थ खुद भी घूम रही है और साथ साथ आगे भी जा रही है। तो जब ये खुद घूम रही है, तो जो हिस्सा सूरज के सामने होगा वहां पर वो दिन होगा, और जो हिस्से से दूर होगी वहां पर क्या हो जाती है, रात हो जाती है। और ऐसे हिस्से जो, क्योंकि ये स्पिन मोशन का रहे, तो ऐसे हिस्से जो सूरज से वैसे बहुत दूर रहती हैं, वहां पर पॉसिबिलिटी है कि वो कई कई दिन जो है ना वहां पर वो रात रहे या दिन रहे। अगर तो हमारी अर्थ होती ना सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती और सर्कल में कार्य होती है, और उसकी स्पिन मोशन जो है ना वो ना होती, सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन होती, फिर का यूनिट जमीन के एक हिस्से पर हमेशा दिन रहना था और जमीन के दूसरे हिस्से पर रात रहनी थी। लेकिन जमीन के स्पिन मोशन की वजह से, क्योंकि जमीन का अपना जो लोकेशन है वो बदलती रहती है, इसलिए कुछ हिस्सों पर दिन आ जाता है, कुछ हिस्सों पर रात आ जाती है। तो ये भी एक प्रूफ है कि जमीन की जो मोशन है वो स्पिन मोशन है। क्योंकि अगर जमीन की स्पिन मोशन नहीं होनी थी तो पर एक हिस्सा जमीन के सूर्य के सामने परमानेंट रहना था, और जो दूसरा हिस्सा वहां पर वो हमेशा क्या रहना था, वो सूरज से दूर रहना था। और जो ऐसे सूरज के सामने परमानेंट रहना था वहां पर ये जो गर्मी या जो दिन। टेम्परेचर वो बहुत ज्यादा हो जाना था। और जो हिस्सा सूरज से दूर होना था, क्योंकि वहां पर जो टेम्परेचर है वहां पर बहुत ज्यादा कम हो जाना था, जिस तरह फिर लाइफ को भी बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो जाने थे। तो एलिप्टिकल ऑर्बिट ही की वजह से कभी जमीन की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। अब देखें, और कभी तेज। हाँ जी, मैं ना यहाँ पर सर्कुलर, तो मैं ना इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में बनाता हूँ, ठीक है? क्योंकि सर्कुलर में आपको ना, अब लेट्स सपोज हमारी रेक्टेंगल है, तो ये एक पोर्शन है। अब दे और देखे यहाँ पर हमारा सन है। मैं इतने पोर्शन की बात करता हूँ। इस अर्थ ने क्या करना है, घूमना है। ये साइड ने क्या करना, ऊपर जाना है, ऐसे। और ये जो साइड मैंने कलर की है, इस साइड ने क्या करना है, नीचे आना है। ठीक है। अब अगर आप देखिए ये सन के पास है, तो जब यहाँ पर इसकी स्पीड तेज होगी, तो ये जो हिस्सा कलर है ये जल्दी नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, और ये हिस्सा जल्दी ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए कुछ हिस्सा जगहों पर दिन का ड्यूरेशन और होगा, यहाँ पर दिन का ड्यूरेशन कुछ और होगा, यहाँ पर दिन का ड्यूरेशन कुछ और होगा। क्योंकि जमीन जो सन है वो इसको घुमा रहा है, और जैसे ही यहाँ पर दूर चला जाता है यहाँ पर, अब चूंकि यहाँ पर जो है ना वो दूर आ गया है, तो सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो गई है, वो अब इस पर कम पड़ गई है। अब ये जो कलर हिस्सा मैंने किया है, अब इस हिस्से ने नीचे आने में बहुत टाइम लेना है।
ऐसे ही है ना, क्योंकि और अब स्पीड भी ज- स्लो बनी। हाँ जी, क्योंकि जो जमीन की ग्रेविटेशन फोर्स है वो इसको कम घुमा रही है, और ये ऐसा सूरज के सामने है। अब चूंकि इसने लेट है वो नीचे आना है, तो ज़ाहिर है ये ज्यादा देर तक सूरज के सामने रहेगा। जब सूरज के सामने रहेगा तो यहाँ पर दिन का ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यहाँ पर जो ये जो कलर हिस्सा सूरज के सामने था, लेकिन ये सूरज के पास था, तो इसलिए यहाँ पर वो तेजी से वो क्या हुआ, स्पीड करता हुआ, यहाँ पर उसकी स्पीड ज्यादा तेज है, तो ये हिस्सा जल्दी नीचे आ जाएगा। तो इस वजह से फिर यहाँ पर जो दिन है वो जल्दी मतलब है, वो आप कह सकते हैं कि जो दिन का ड्यूरेशन वो कम हो जाएगा, यहाँ पर दिन का ड्यूरेशन वो ज्यादा हो जाएगा। अब क्लियर है? ये आई थिंक क्वेश्चन किसने किया था, सना ने किया था या फिजिक्स ने किया था? जो हारिस ने भी किया वो बता दे, क्वेश्चन क्लियर है? जी जी ठीक है, जी। क्लियर है। यानी कि अर्थ की हमारी जो स्पीड होती है वो दिन की ड्यूरेशन, दो चीजें दिन का ड्यूरेशन को इफेक्ट कर रही हैं, एक उसकी स्पिन मोशन और दूसरी एलिप्टिकल पाथ। अगर उसकी स्पिन मोशन ना होती फिर वही बात होनी थी, एक हिस्सा सूरज के हमेशा पास रहना था, सामने रहना था, और एक हिस्सा सूरज से दूर रहना था। कोई और क्वेश्चन? सना ने लिखा है कि कल जायरोस्कोपिक